हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर था 15 ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। तो हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियोस में। अब हम बात करने वाले हैं टैलेंट मैनेजमेंट। अब टैलेंट मैनेजमेंट का हमने मीनिंग तो समझ लिया था, उसकी ज़रूरत क्यों होती है वो भी समझ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। ये जो टैलेंट को मैनेज करना, मतलब कोई भी एम्प्लॉई में अगर टैलेंट है तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी ज़रूरत क्यों है ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो एक किसी टैलेंट को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और उसके लिए जो भी यूज़फुल स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए ताकि जो वो टैलेंट है उसको मैनेज कर पाए और अपने जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में उससे ज़्यादा एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर पाए लोगों के माइंड में। फिर आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस। जब जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगी और उनका टैलेंट को मैनेज करेगी तो इससे इम्प्रूव होगी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ओवरऑल। फिर आता है मेंटेन करेगी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे क्या होगा, जो कि मार्केट में कॉम्पिटिटर है उस ऑर्गेनाइजेशन के, जब अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करेगी तो जो उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, मतलब वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल जाएगी। फिर आता है ड्राइव इनोवेशन थ्रू स्किल्ड एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है, जब टैलेंट को मैनेज करते हैं तो इससे इनोवेशन ड्राइव होती है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो और इनोवेटिव होते हैं, साथ साथ स्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी बनते हैं। जब वो स्किल्ड होते हैं तो जब उनको अच्छे से नॉलेज होगी, स्किल्ड होंगे, तो वो इनोवेशन भी ड्राइव कर पाएंगे, मतलब वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ ले पाएंगे। फिर आता है बिल्ड इफेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव टीम, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीम में वर्क करना। तो जब हम टैलेंट को मैनेज करेंगे, किसी एम्प्लॉय का जो भी टैलेंट है उसके लीडरशिप स्किल्स जो हैं उसको मैनेज करेंगे तो उससे वो एक तरीके से इफ़ेक्टिवनेस बनेगी और साथ साथ वो एक क्रिएटिव कोलैबोरेटिव टीम की तरीके से वर्क कर पाएंगे। फिर आता है रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। जब एम्प्लॉय पे ध्यान दिया जाएगा, उनकी पूरी इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें, उनका टैलेंट उनमें मैनेज रहे। ये नहीं कि उस पर्सन में जो टैलेंट है उसके अलावा मुझसे काम कराएं, उसका टैलेंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसा नहीं करना। जो जिसमें टैलेंट है, जिस एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है उसको कॉम्पिटिटर्स जो हैं उससे बहुत ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा मिले। तो इससे क्या होगा, जब एम्प्लॉय पे इतना ध्यान दिया जाएगा तो जो टर्नओवर है, मतलब एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो सेटिस्फाई रहेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से तो वो उसके साथ बहुत लंबे समय तक स्टे रहेगा। फिर आता है स्ट्रेंथन एम्प्लॉयर ब्रांड। अब इसमें एम्प्लॉय के साथ साथ जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और उसकी भी जो एक तरीके से अच्छी इमेज क्रिएट होगी मार्केट में कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से डेवलपमेंट में बहुत ट्राई करते हैं। फिर आता है अंकरेज कंटिन्यूस पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इससे जब टैलेंट को मैनेज किया जाता है तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम encourage करें जो उनकी कंटिन्यूस जो पर्सनल और साथ साथ उनकी प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है, दोनों चीज़ों को कंटिन्यूसली encourage करना है हमें, उसके साथ साथ पर्सनल चीज़ को भी और उसके आपके प्रोफेशनल चीज़ को भी। फिर आता है आपके एलिमेंट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। जो एलिमेंट्स क्या क्या हैं टैलेंट को मैनेज करने के लिए। फर्स्ट आता है टैलेंट मैनेज करने के लिए, फर्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग का होता है कि इसको जो टैलेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं बिजनेस गोल्स के साथ उसको अलाइन करने का काम प्लानिंग में होता है, जिसमें हम ये प्लान करते हैं कि जो इनकी स्ट्रैटेजी है, मतलब जो इनका टैलेंट है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाएं और साथ साथ बिजनेस के लिए कैसे इनका टैलेंट जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर आता है अट्रैक्टिंग। इसमें क्या करते हैं, हम डाइवर्स चैनल यूज़ करते हैं ताकि हम क्वालिटी कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सकें, मतलब जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट कर सके। तो उसके लिए हम अलग अलग चैलेंजेस को यूज़ करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ये एक टैलेंट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक एलिमेंट है। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग। इसके अंदर हम चूज़ करते हैं बेस्ट फिट थ्रू इंटरव्यू एंड टेस्ट। इसके अंदर अब हम प्लानिंग कर लिया हमने, फिर अट्रैक्ट करने का सबसे पहले तो प्लान कर लिया कि हमें कौन, मतलब क्या बिजनेस गोल है और क्या टैलेंट की स्ट्रैटेजीज़ है, हमें कौन कौन से टैलेंटेड पर्सन चाहिए। उसके बाद हम उनको अट्रैक्ट करेंगे अलग अलग चैनल से और उनको जो क्वालिटी कैंडिडेट्स होंगे उनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद उन जो कैंडिडेट अट्रैक्ट हुए हैं उनमें से हम बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो कि बेस्ट फिट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको चूज़ करेंगे और साथ साथ उनको इंटरव्यू से और टेस्ट से हम जज करेंगे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट हैं या नहीं।
फिर आता है डेवलपिंग। अब करेंगे हम डेवलपिंग, जिसके अंदर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, मेंटोरिंग देंगे और साथ साथ उनको करियर की गाइडेंस भी देंगे। जो एम्प्लॉय बेस्ट फिट है, जो टैलेंटेड भी है, उसको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि उसकी जो डेवलपमेंट है वो हो पाए, साथ साथ उसको गाइडेंस देंगे करियर से रिलेटेड। फिर आता है रिटेनिंग। रिटेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर हम ऑफर करते हैं उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव्स एंड प्रमोशन, जिससे वो, अब काम है हमारा उस एम्प्लॉय को रोक के रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए हम उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देंगे, जैसे कि प्रमोशन देंगे कि आपको ग्रोथ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इतने साल तक वर्क करोगे तो आपको इस लेवल का प्रमोशन मिलेगा, आपको बोनसेस मिलेंगे, साथ साथ अगर आप इस तरीके से वर्क करोगे आपको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। फिर आता है मैनेजिंग ट्रांजिशन। इसमें हम मैनेज करते हैं ट्रांजिशन, मतलब जो भी उनके चेंज, जैसे आपकी एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे हमने उनका ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस चीज़ को भी हम मैनेज करना है। ये जो चेंज आया है इसको भी मैनेज करना है। इसमें हम फैसिलिटेट करेंगे इंटरनल ट्रांसफ़र्स को, साथ साथ प्रमोशंस को, दोनों चीज़ों को हम फैसिलिटेट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस स्टेप्स। जो टैलेंट मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है उसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग। जो हमारी वर्क फोर्स है उसको स्ट्रैटेजिक हम तरीके से प्लान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है करियर प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग। फिर हम करियर को प्रिपेयर करेंगे कि हमें क्या क्या करियर के लिए रिक्वायरमेंट है और उस अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग टू बिल्ड प्राइड। जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो ब्रांड है उसको बिल्ड करेंगे, एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उसकी ब्रांड को बिल्ड करने में। नेक्स्ट है टैलेंट कोऑर्डिनेशन टू द क्लोज स्किल गैप। जो कि उनमें जो भी स्किल गैप है उसके लिए हम एक तरीके से कोऑर्डिनेशन प्रिपेयर करेंगे ताकि उनका जो स्किल गैप है वो कम हो सके और उनका टैलेंट जो है वो मैनेज हो सके। फिर आता है रिक्रूटमेंट बाय एडवर्टाइजिंग एंड इंटरव्यू। जो रिक्रूटमेंट करेंगे उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आएगा रिक्रूटमेंट, और उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट देंगे, उनके इंटरव्यूज़ लेंगे। फिर आता है इफ़ेक्टिव ऑनबोर्डिंग फॉर न्यू हायर्स। अब जो हमने रिक्रूट किया है, जिनका इंटरव्यू लिया है, जो हमारी कंपनी में नए नए रिक्रूटीज़ मतलब नए नए जॉइनीज़ हैं, तो उनका जो है हम ऑन बोर्डिंग करेंगे न्यू हायर्स का एक इफ़ेक्टिव, उनको अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम करेंगे। फिर आता है कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ। अब उनकी जो ग्रोथ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर आता है कलेक्टिंग फीडबैक्स, जो 360 असेसमेंट। इसके अंदर होता है कि अब हम उस जो है एम्प्लॉय की, जो भी न्यू हायर किया है हमने पर्सन को, उसका हम कलेक्ट करेंगे फीडबैक 360 डिग्री, जिसमें कहते हैं कि हम हर तरफ से, उस हर एंगल से उस पर्सन से फीडबैक लेंगे कि आपको ये कैसा लगा और इस डिपार्टमेंट में कैसा लगा आपको, और आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, जो है मतलब आपके कलीग्स कैसे हैं, आपका एम्प्लॉयर कैसा है, उस तरीके से। फिर आता है नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर टैलेंट नीड्स। जो अब जो टैलेंट के लिए हमें ज़रूरत के लिए हम स्ट्रैटेजिक प्लान करेंगे। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है लीडरशिप डेवलपमेंट। जो उनमें लीडरशिप स्किल है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो लीडर बने और बाकी सब उसके फॉलोवर हों, उसका जो है बात को अच्छे से समझे, उस चीज़ को हम उस पर्सन में डेवलप करेंगे, एम्प्लॉयज़ में डेवलप करेंगे। फिर आता है रिवॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग कंट्रीब्यूशन। अब उनको रिकॉग्नाइजिंग मतलब एक तरीके से उनको कंपनी में रिस्पेक्ट देंगे और साथ साथ उनको रिवॉर्ड देंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर आता है रिटेनिंग टॉप टैलेंट थ्रू पर्सनलाइज्ड अप्रोचेज़। अब जो टॉप टैलेंट लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रिटेन करेंगे, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको रोक के रखेंगे डिफरेंट बेनिफिट्स देके और पर्सनलाइज अप्रोच के थ्रू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पिलर्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट के कौन कौन से पिलर्स हो सकते हैं। फर्स्ट है टैलेंट एक्विजिशन। इसके अंदर क्या होता है, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी एंड द सिलेक्शन मेथड्स को देखा जाता है। एक टैलेंट को मैनेज करने के लिए 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट आता है टैलेंट को एक्विजिशन। इसमें हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और साथ साथ सिलेक्शन मेथड भी देखते हैं। पहले तो टैलेंट को हम एक्वायर करेंगे, फिर आता है हमारे टैलेंट को डेवलप करेंगे, तो टैलेंट डेवलपमेंट सेकंड पिलर आता है, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग देंगे। जब हमने रिक्रूट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उन्हें मेंटोरिंग देंगे, साथ साथ उनकी जॉब रोटेशन करते रहेंगे ताकि उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो एक तरीके से उनको एक्सपोजर मिले सारे काम करने का। फिर आता है थर्ड पिलर हमारा है टैलेंट एंगेजमेंट। इसके अंदर हम परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे, उसको ट्रेनिंग दे दी, अब हम जो वो परफॉर्म कर रहे हैं उसको मैनेज करेंगे, उनके मैनेजमेंट करेंगे और CSR
इनिशिएटिव लेंगे। CSR इनिशिएटिव्स होते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल होता है कि जो सोसाइटी से वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है उसके रिटर्न में वो उनको कुछ सोसाइटल बेनिफिट दे, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करे जो कि वो सोशली डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं इसलिए। फिर हमारा फोर्थ पिलर आता है टैलेंट रिटेंशन। इसके अंदर अब हम टैलेंट को एंगेज कराना है, मतलब जिसमें हम उसके परफॉर्मेंस देखनी है, CSR इनिशिएटिव्स लेने हैं। उसके अलावा अब हमें टैलेंट को रोक के रखना है, तो रिटेंशन करना है। उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, साथ साथ उनको ऐसे इंसेंटिव्स और ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे और उनको उसके साथ साथ करियर ग्रोथ भी देंगे ताकि वो एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे रहे। नेक्स्ट टॉपिक है इन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट को मैनेज करने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टैलेंट मैनेजमेंट को। हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे जो कि टैलेंट मैनेजमेंट को। फर्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन एंड क्रॉस बॉर्डर टैलेंट मोबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करती है, जिसके अंदर कि हमारी जो कंट्री है उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं, उसका जो वर्क फोर्स है वो बाहर की कंट्री में जाके जॉब करती है। तो इससे क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, एक तरीके से क्रॉस बॉर्डर टैलेंट मोबिलिटी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी कंट्री में जो टैलेंटेड पर्सनस हैं वो बाहर चले जाते हैं, इंडिया से बाहर चले जाते हैं, तो ये होता है क्रॉस बॉर्डर टैलेंट मोबिलिटी। इसमें टैलेंट जो होता है वो हमारी जो है कंट्री से बाहर चला जाता है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे टैलेंट मैनेजमेंट को। जब टैलेंट ही नहीं रहेगा तो उसको क्या मैनेज करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है डेमोग्राफिक्स स्पेशली वर्कफोर्स एज। फिर नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक, जिसमें कि ज़्यादातर एज, जो वर्क फोर्स है उसकी एज पे जो है ये फैक्टर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय के पास टैलेंट है तो वो उस चीज़ को अच्छे से वर्क कर सकता है, बट धीरे धीरे जब उसकी एज जो है वो बढ़ती जाएगी तो उसका जो टैलेंट है वो, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है कि ये डेमोग्राफिक फैक्टर है जो कि टैलेंट मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर आता है एज। जब किसी भी एम्प्लॉय की एज इंक्रीज होगी तो उसका जो टैलेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर आती है लीडरशिप पाइपलाइंस एंड प्रिपेयर्डनेस। लीडरशिप में क्या होता है कि जब लीडरशिप, एक तरीके से एक लीडर है वो अपने अकॉर्डिंग सबको ऑपरेट करना चाहता है, तो उसके अंदर हम टैलेंट को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो हमारा फैक्टर है, मतलब ये जो लीडरशिप फैक्टर है ये भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे टैलेंट मैनेजमेंट को। फिर आता है ऑब्स्टिकल्स इन टैलेंट मैनेजमेंट। ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो टैलेंट मैनेजमेंट में आ सकती है, ऐसी क्या क्या बाधाएं हैं जो टैलेंट मैनेजमेंट में आती हैं। फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन बैरियर, जो कल्चरल भी होता है, लिंग्विस्टिक भी होता है। इसमें क्या होता है, टैलेंट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन बैरियर आता है जिसमें कि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग भी हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और साथ साथ लैंग्वेज बैरियर भी होता है कि किसी को फॉर एग्जांपल हिंदी समझ आती है बट जो एम्प्लॉयर है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो इस तरीके से हम उसकी जो है बात ही नहीं समझ पाएंगे, तो उसका टैलेंट को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर चैलेंज है। फिर आता है मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है उसको मैनेज भी करना होता है, साथ साथ जो है वो चेंजेस से हमें रेजिस्ट भी करना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते, कल्चर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, पर उस चीज़ को वो चीज़ हमें रोकती है अपने टैलेंट को मैनेज करने में। फिर आता है इस्टेब्लिशिंग इफ़ेक्टिव डाइवर्सिटी पॉलिसी। इसके अंदर जो डाइवर्सिटी पॉलिसीज़ होती है, जिसके अंदर डाइवर्सिफाई मतलब होता है कि हर एम्प्लॉय, हर कास्ट का, हर एज का, हर रीज़न का अलग अलग डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सब एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं, तो इससे जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली, हम अच्छे से उसको टैलेंट को नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि जो अलग अलग एज के पर्सन वहाँ पर जब काम कर रहे हैं तो हम उनके टैलेंट को मैनेज करने में एक तरीके से चैलेंज फेस करेंगे। फिर आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइन मैनेजर्स इन फोस्टरिंग इंक्लूजन। जो टैलेंट को मैनेज करने के लिए इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जो हमारे मैनेजर्स हैं उनका, और ताकि वो एक इंक्लूज़न को प्रमोट कर सके। इंक्लूज़न होता है कि जिसके अंदर सारे एम्प्लॉयज़ इकट्ठे मिल के काम कर सके, तो उसको टैलेंट को मैनेज करने के लिए हमें मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। फिर आता है ओवरकमिंग एम्प्लॉयज़ डिसएंगेजमेंट एंड बायस।
जब टैलेंट को मैनेज करते हैं हम तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है जिसमें कि एम्प्लॉयज़ जो है ओवरकम नहीं कर पाते अपनी जो बायसनेस है। उनकी अगर ये सोच बनी हुई है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है तो वो अच्छे उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ के जो एक तरीके से बायसनेस है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है टैलेंट मैनेजमेंट के रोल में। फिर आते हैं बेनिफिट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।